क्या साधारण इन्वेस्टर्स भी स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं और उन प्रोफेशनल हाईटेक डिग्री वाले फंड मैनेजर्स को पीछे छोड़ सकते हैं? इसी कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए पीटर लिंच अपनी इस बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में कहते हैं कि कैसे हम जैसे साधारण इन्वेस्टर्स भी अपनी कुछ एडवांटेजेस के चलते स्टॉक मार्केट में काफी बढ़िया रिटर्न बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे को निवेश करना चाहते हैं और आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप एंजल वन प्लेटफॉर्म पे अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बस कुछ ही इजी स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छे रिटर्न मिल पाएंगे, इसे जानने के लिए ऑथर हमें अपनी इस बुक में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स देते हैं जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। लेसन नंबर 1, कैन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बीट द प्रोफेशनल्स। दोस्तों, पीटर लिंच जो कि खुद फंड मैनेजर रहे हैं, वो कहते हैं कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के कुछ अपने डिसएडवांटेज रहते हैं जिसके चलते उसे एक साधारण इन्वेस्टर भी बीट कर सकता है, और वो कुछ रीजंस ये हैं। रीजन 1, फंड मैनेजर्स आर आल्सो एम्प्लॉयज। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि फंड मैनेजर्स का काम लोगों के पैसे को डिफरेंट कंपनीज में निवेश करना रहता है ताकि उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स मिले और साथ ही उनका फंड सेफ भी रह पाए। अब ये फंड मैनेजर्स भी आखिरकार एम्प्लॉयज ही होते हैं। उनका मेन फोकस इस पे रहता है कि उनके क्लाइंट का पैसा सेफ रहे, तो इसीलिए वो ज्यादातर टॉप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे भले क्लाइंट को कम रिटर्न मिले लेकिन उनका पैसा सेफ ही रहता है। तभी दोस्तों, वॉल स्ट्रीट में ये कहा जाता है, यू विल नेवर लूज योर जॉब लूजिंग योर क्लाइंट्स मनी इन एन IBM। जिसका मतलब है, अगर फंड मैनेजर लोगों के पैसे को किसी टॉप कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद उस कंपनी से लोगों को नुकसान हो जाता है तो लोग कंपनी को ब्लेम करेंगे, न कि फंड मैनेजर को। बट दोस्तों, हम जैसे साधारण रिटेल इन्वेस्टर्स को ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा एम यही रहता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमें अच्छे रिटर्न मिले, तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत रिस्क उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम उन कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं जो कि भले उतनी पॉपुलर ना हो बट फंडामेंटली स्ट्रांग हो और फ्यूचर में हमें बढ़िया रिटर्न बना के दे। रीजन नंबर 2, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग। दोस्तों, यूजुअली जो भी फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं उन्हें वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है जिसमें बहुत सा समय वेस्ट हो जाता है। पीटर लिंच अपनी इस बुक में कहते हैं कि फंड मैनेजर्स का ऑलमोस्ट 25% टाइम स्टेक होल्डर्स को एक्सप्लेनेशन देने में वेस्ट हो जाता है, और इसके कंपैरिजन में अगर आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, आप ये सारा टाइम अपने एनालिसिस और कंपनी के फंडामेंटल्स को समझने में लगा सकते हैं जिससे आप एक अच्छा स्टॉक पिक कर सकते हैं। रीजन 3, कैपिटल इज डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट्स। दोस्तों, एसेट फंड मैनेजर दूसरे लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कंपनीज में कुछ और लोग भी रहते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि एक फंड मैनेजर को कितना पैसा दिया जाएगा डिस्पोजल के लिए। अब चैलेंज ये होता है एक फंड मैनेजर के लिए कि जब भी मार्केट में मंदी आती है या जिसे हम बेयर मार्केट कहते हैं, तो ये लोग पैसे को वापस ले लेते हैं, और वैसे ही अगर मार्केट पॉजिटिव में हो तो ये फंड मैनेजर को ज्यादा पैसे असाइन कर देते हैं जो कि मार्केट के बिल्कुल ही अपोजिट है। अब इस सब से ये हो रहा है कि जब मार्केट नीचे है और स्टॉक्स के प्राइस गिरे हुए हैं, कम फंड्स होने के कारण वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, और जब मार्केट राइज पे होता है तो फंड मैनेजर के पास ज्यादा फंड्स अवेलेबल रहते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स के सामने ऐसा कोई चैलेंज नहीं रहता। वो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए उन्हें किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, जिसकी वजह से वो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी को फॉलो करके स्टॉक्स को उस टाइम पे खरीदते हैं जिस टाइम पे वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हो। अब बढ़ते हैं इस बुक के दूसरे लेसन की ओर, जो है इफ यू लाइक द स्टोर चांसेस आर यू विल लव द स्टॉक्स। अगर आप किसी मॉल में कैशियर है या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई गेमर है तो आपके पास डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा एज है फंड मैनेजर के कंपैरिजन में। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग कुछ इंडस्ट्रीज या कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विस को अन्य लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से समझते होंगे। ऐसा हो सकता है कि हम में से कोई फैशन इंडस्ट्री को ज्यादा अच्छे से समझता हो। अगर आप गेमर है तो ऑब्वियसली आपके पास बाकी लोगों के कंपैरिजन में गेमिंग इंडस्ट्री की ज्यादा जानकारी रहती होगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम सभी लोग अपने रियल लाइफ में
ऐसी कंपनीज या इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रखते हैं जो कि फंड मैनेजर्स के पास नहीं होती और जिसके लिए उन्हें ढेर सारा समय स्पेंड करना पड़ता है मार्केट रिसर्च में। एग्जाम्पल के तौर पर हम में से कितने ही लोग मारुति कंपनी को जानते हैं और उसकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज कर चुके हैं। तो अगर हमने 2003 में मारुति कंपनी में 2.5 लाख रुपए निवेश किए होते और 15 साल बाद यानी 2018 में वही आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ के 2 करोड़ रुपए हो चुका होता, तो तभी दोस्तों ऑथर कहते हैं कि हम सभी लोग अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छी कंपनीज का चुनाव कर सकते हैं जो हमें इन फ्यूचर ढेर सारा रिटर्न बना के दे सकते हैं। लेसन नंबर 3, द 6 कैटेगरीज ऑफ स्टॉक। दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है और सभी कंपनीज को एक जैसा समझना सही नहीं है। पीटर लिंच अपनी इस बुक में कहते हैं कि स्टॉक्स 6 कैटेगरीज के होते हैं और उन्हें आपका आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है और वो 6 कैटेगरीज ये हैं। कैटेगरी 1, स्लो ग्रोवर्स। दोस्तों ये स्टॉक्स टिपिकली लार्ज और एस्टेब्लिश्ड कंपनीज के होते हैं जिनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। अगर आप चाहें तो इन कंपनीज में आप सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीटर लिंच पर्सनली इन कंपनीज के स्टॉक्स को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं जो कंपनीज ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं करती उनके स्टॉक प्राइस भी तेजी से नहीं बढ़ पाते। कैटेगरी 2, स्टॉलवर्ट्स। दोस्तों इस कैटेगरी में भी लार्ज कंपनीज ही आती है बट इस कैटेगरी के स्टॉक्स की ग्रोथ ठीक ठाक रहती है। ऐसे स्टॉक्स का नॉर्मल कंडीशन में 10 से 15% तक का ईयरली ग्रोथ रेट रहता है। इवन दोस्तों अगर मार्केट में कोई गिरावट भी आती है फिर भी इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं आ पाता। एफएमसीजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इस स्टॉक कैटेगरी के एग्जाम्पल माने जा सकते हैं। अगर इस कैटेगरी के स्टॉक्स को अच्छे प्राइस में खरीदा जाए तो आप इससे अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है फास्ट ग्रोवर्स। इस कैटेगरी में स्मॉल साइजेड कंपनीज आती हैं जो कि एग्रेसिवली ग्रो होती है। ये कंपनीज आपको 20 से 25% का ईयरली रिटर्न दे पाती हैं। दोस्तों ऐसे स्टॉक्स आपको ह्यूज रिटर्न जनरेट करके देते हैं बट एट द सेम टाइम इनमें आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है। अगली कैटेगरी आती है साइक्लिकल्स। इस कैटेगरी में आने वाली कंपनीज के रेवेन्यू में उतार चढ़ाव आता रहता है। ये कंपनीज कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विस देते हैं जिन्हें कंज्यूमर्स फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी के टाइम पे पोस्टपोन भी कर सकते हैं। ऐसी कंपनीज आपको मंदी के टाइम पे 5 से 6% का ईयरली रिटर्न दे सकते हैं और वही अगर मार्केट पॉजिटिव है तो ऐसी कंपनीज आपको 18 से 20% तक का ईयरली रिटर्न दे पाती हैं। ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शंस, मेटल इंडस्ट्रीज एंड बैंकिंग स्पेस इस कैटेगरी के कुछ प्राइम एग्जांपल्स हैं। फिफ्थ कैटेगरी, टर्न अराउंड्स। दोस्तों ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको मार्केट बैडली पनिश करता है बट इन कंपनीज में वो ऐसा पोटेंशियल रहता है कि अगर इन्हें कोई नया लीडर टेक ओवर करे तो इन स्टॉक्स के प्राइस में दोबारा से राइज आ पाता है। सत्यम कंप्यूटर्स टर्न अराउंड स्टॉक्स का एक बेस्ट एग्जांपल है। कैटेगरी 6, एसेट प्लेस। दोस्तों ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास कुछ की एसेट्स होते हैं और ये एसेट एक्सेस कैश के फॉर्म में हो सकता है, इन्वेंट्री के फॉर्म में हो सकता है या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो सकता है। दोस्तों जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन करते समय इन कैटेगरीज का ध्यान रखते हैं तो आपको साथ ही ये भी याद रखना होगा कि एक कंपनी का स्टॉक एक कैटेगरी से ज्यादा में भी आ सकता है और कंपनी के स्टॉक्स हमेशा एक ही कैटेगरी में नहीं रहते। अब बढ़ते हैं लेसन नंबर 4 की ओर जो है 10 साइंस ऑफ 10 बेगर्स। पीटर लिंच के अकॉर्डिंग 10 बेगर्स ऐसी कंपनीज होती हैं जिन्होंने अपने इनिशियल प्राइस पे 10 गुना रिटर्न रेट दिए हुए। दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी सारी कंपनीज है और जब कभी भी कोई नई कंपनी लिस्ट होती है तो बहुत से इन्वेस्टर्स कंपनीज को उसके काम से नहीं बल्कि नाम से जज करते हैं और अगर कंपनी के नाम में कोई फैंसी वर्ड है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सोलर एनर्जी तो लोग ये समझने लगते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे पाएगी। इसकी क्लियर एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं, जब टेक्नोलॉजी 20 साल पहले एक हॉट सेक्टर था तो लोग जिस कंपनी के आखिर में .com रहता था उस कंपनी के स्टॉक को बिना सोचे बाय कर लेते थे, बिना ये जाने कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है और आगे जाके ये परफॉर्म कर भी पाएगी या नहीं। तभी दोस्तों ऑथर हमें कहते हैं कि ढलने वाली कंपनीज हमारे लिए 10 बेगर्स साबित हो सकती है और हमें बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों भले बाकी इन्वेस्टर्स ऐसे ढलने वाली कंपनीज को इग्नोर कर दे बट आप बिल्कुल भी न करें। दूसरा साइन है ऐसी कंपनीज जो कि बोरिंग या डल काम करती हो, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट
या कोई ऐसी कंपनी जो कि एडेसिव बनाती हो। ऐसी कंपनीज भले ही आपको डल लगे या बोरिंग लगे, बट ऐसी कंपनीज अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आपके लिए मल्टी बैगर्स साबित हो सकती है। थर्ड साइन, ऐसी कंपनीज जो कि कुछ डिसएग्रीबल करती हो, जैसे टोबैको या अल्कोहल कंपनीज। ऐसी कंपनीज जो कि अभी बड़े इंस्टीट्यूशंस और एनालिस्ट्स के नजर में नहीं आई है, और अगर आप इन कंपनीज को आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और ऐसी कंपनी के स्टॉक्स को सही टाइम पे बाय कर लेते हैं, और बाद में जब इंस्टीट्यूशंस की नजर ऐसे स्टॉक्स पे पड़ेगी तो इन स्टॉक्स का प्राइस आसमान छूने लगेगा, जिससे आपको ह्यूज रिटर्न मिल पाएगा। फिफ्थ साइन, ऐसी कंपनीज जो कि कुछ डिप्रेसिंग करती हो, जैसे ब्यूरियल सर्विस कंपनीज। साइन 6, ऐसी इंडस्ट्रीज की कंपनीज जहां पे कंपटीशन हाई ना हो। दोस्तों, हर दिन हजारों लोग हाई ग्रोइंग इंडस्ट्रीज की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से उन कंपनीज के प्राइस और वैल्यू हो जाते हैं। वहीं लो ग्रोथ इंडस्ट्रीज में कंपटीशन कम होने के कारण उन कंपनीज के स्टॉक्स हमें डिस्काउंटेड प्राइस में मिल पाते हैं। सेवेंथ, ऐसी कंपनीज जिनके पास मोट हो, यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। वॉरेन बफे ऐसी कंपनीज को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। एट्थ, ऐसी कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो, जिनके लिए कंज्यूमर्स को दोबारा से लौट के आना ही पड़े। नाइन्थ, ऐसी कंपनीज जिन्हें इनसाइडर्स खरीद रहे हो, और अगर इनसाइडर्स कंपनीज को खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कंपनी बहुत जल्दी बैंकरप्ट नहीं होने वाली है। 10th, ऐसी कंपनीज जो कि अपनी शेयर्स वापस खरीद रही हो। पीटर लिंच कहते हैं, एक अच्छी कंपनी जिसे खुद पे फेथ हो, वो अपनी शेयर्स को दोबारा से खरीद लेती है और डिविडेंड्स को बढ़ा लेते हैं। लेसन नंबर 5, स्टॉक्स दैट यू मस्ट अवॉइड। दोस्तों, पीटर लिंच हमें ऐसे 5 तरीके के स्टॉक्स के बारे में बताते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। 1, स्टॉक्स फ्रॉम हॉट इंडस्ट्रीज। ज्यादातर लोग उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करने में लग जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और ऐसे स्टॉक्स अपनी हाई डिमांड की वजह से और वैल्यूड होते हैं। तभी हमें ऑथर एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं कि ऐसे स्टॉक्स को हमें हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। जब भी आपको कोई फ्रेंड ये सजेस्ट करे कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये कंपनी नेक्स्ट अमेज़न, गूगल या फेसबुक है, तो आपको ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। द कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग। ऑथर कहते हैं, मान लीजिए अगर कोई एफएमसीजी कंपनी अचानक से ऑटोमोबाइल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दे जो कि उसके कोर बिजनेस से कंप्लीटली अनरिलेटेड है, तो ऑथर कहते हैं हमें इस कंपनी के स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। इट्स डिपेंडेंट ऑन ए सिंगल कस्टमर्स। दोस्तों, कुछ कंपनीज अपने मेजर प्रॉफिट शेयर के लिए कुछ ही कस्टमर्स पे निर्भर होते हैं, यानी इन कंपनीज का जो मेजर प्रॉफिट आता है वो सिंगल कस्टमर से आता है, तो यहाँ कस्टमर्स की ज्यादा चलती है और कस्टमर्स ही कंपनी के प्रोडक्ट प्राइस को कंट्रोल करते हैं। तभी हमें ऐसे स्टॉक्स को भी अवॉइड करना चाहिए। इट्स अ विस्परिंग स्टॉक। तो दोस्तों, अगर आपके पास आपका कोई दोस्त आता है और कहता है कि आप ये स्टॉक ले लो क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न देगा, तो आपको ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। हमें कभी सुनी सुनाई बातों में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही की जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट से। याद रहे दोस्तों, हमारी वीडियोस खाली एजुकेशन पर्पस के लिए होती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलते हैं अगले ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।